डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स की सीरीज में जिस टॉपिक को आज देखेंगे वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. Though we have been studying and talking about New World Order for time and again in this channel of ours, still for the sake of revision purposes we are discussing this topic, जो कि recently कल ही डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ एक आर्टिकल है written by अली तोकीर शेख. वर्ल्ड ऑर्डर स्टूडेंट्स एक ऐसे कंसेप्शन का नाम है जो कि बेस करता है ऑन सच फाउंडेशंस एज इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टमरी रूल्स और रेगुलेशंस और नॉर्म्स की बेस पे जिस सिस्टम को लेड किया जाता है, जिस सिस्टम की फाउंडेशंस को रखा जाता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर. बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, नोटेबली ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो मेजर पावर्स हैं या जो मेजर एक्टर्स हैं वो इंटर स्टेट रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं एंड ट्राई टू कीप आर मेंटेन ग्लोबल स्टेबिलिटी, पीस एंड सिक्योरिटी. तो उस सिस्टम का नाम है वर्ल्ड ऑर्डर, या जिसको हम ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहेंगे. इस लेक्चर में इंटरचेंजेबली ये टर्म यूज़ हम करेंगे. ग्लोबल ऑर्डर के बारे में हेनरी किसिंजर अपनी बुक वर्ल्ड ऑर्डर में लिखते हैं कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बेस करता है 3 नोटेबल फंडामेंटल पिलर्स पर, जिसमें एक इंटरनेशनल लॉ है, सेकंड जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, FATF एंड सो फोर्थ. थर्ड जो इसमें एलिमेंट है या कंपोनेंट है जो कि बेस करता है या जिसकी बेस पे ग्लोबल ऑर्डर को प्रीच एंड प्रमोट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका नाम है लिबरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स. ये ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि मैं ऑर्डर को ऑथर करने वाली जो स्टेट है वो अपने नॉर्म्स को दुनिया भर में प्रीच एंड प्रोपगेट करती है. फॉर इंस्टेंस करंट जो ऑर्डर है एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है लिबरल मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर. ये वो ऑर्डर है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने फादर किया था इन द इमीडिएट आफ्टर मैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और जिन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की बात हम कर रहे हैं उसमें डेमोक्रेसी है, उसमें लिबरलिज्म एज इकोनॉमिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स एंड सो फोर्थ. तो इस तरह के नॉर्म्स को भी हम कहते हैं कि ये वो नॉर्म्स हैं जिनकी बेस पे जो करंट ऑर्डर है वो ऑपरेट और फंक्शन कर रहा है. आई बिलीव आप लोगों को ऑर्डर के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. क्योंकि टॉपिक है या जो आर्टिकल है उसमें ऑथर इस बात पर स्ट्रेस करते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एंड बाकी अथॉरिटेरियन और रिएक्शनरी इंटरनेशनल लीडर्स की राइज की वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टेट्स के बीच में जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का जो एक प्रिंसिपल होता था और एक मैकेनिज्म होता था, उसमें कैसे एक फ्रैक्चर आ गया है. फिर साथ इस आर्टिकल में ऑथर जो है ना वो लिंक करते हैं इस बात को कि ड्यू टू राइज ऑफ और ड्यू टू अनसर्टन फॉरेन पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कैसे नॉन ट्रेडिशनल जो चैलेंजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, उनका चैलेंज का जो इम्पैक्ट है वो डेवलपिंग और राइजिंग कंट्रीज़ पर कैसे ज़्यादा पड़ेगा, इस बात पर ज़्यादा फोकस ऑथर ने किया है. तो मैंने कोशिश इस लेक्चर में ये मैं कर रहा हूँ कि इस जो डिस्कशन है इस ऑथर का जो पर्सपेक्टिव है उस तक लिमिटेड न रखा जाए, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर से रिलेटेड और वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको भी साथ साथ डिस्कवर कर लें या डिस्कस कर लें. पहली बात स्टूडेंट्स ये है कि ऑर्डर जो है वो कोलैप्स क्यों कर गया या क्यों अंडर कोलैप्स है. जो लिबरल मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर है उसमें सर्टेन पॉइंट्स हैं जो कि नोटेबल हैं. पहला जो पॉइंट है जिसकी वजह से ऑर्डर ने कोलैप्स करना शुरू किया, अगर उसको ट्रेस करें तो डेट बैक करता है यह फिनोमिनन टू 2007 एंड 2008 का जो इकोनॉमिक क्रंच था, जिसने ये शो किया कि जो लिबरल जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है इन द फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म एक सस्टेनेबल ऑर्डर और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक फिलॉसफी के तौर पे उस पर रिलाई नहीं कर सकते. क्योंकि इस ऑर्डर के कोलैप्स के बाद जो सोसाइटीज़ जो कि लिबरल ऑर्डर को, लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे और उस पर रिलाई कर रहे थे, उनमें एक सस्पिशन का एलिमेंट क्रिएट हो गया. तो पहला ये डेवलपमेंट है जिसके बाद इस ऑर्डर की जो एफिकेसी है और इफेक्टिवनेस है वो कोलैप्स करना शुरू हुई. साथ ही साथ इसी इरा में चूंकि इस सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मिलिट्री जो एक पोस्चर था, वॉरफेयर स्ट्रेटजी उसने जो एक्सरसाइज की थी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेजन ऑफ इराक एंड ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसकी वजह से भी जो कंसेप्ट था कि जो लिबरल और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, चूँकि ऑर्डर डेमोक्रेटिक कंट्री लेड है, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है दे डू नॉट फाइट डेमोक्रेसीज आर दे डू नॉट फाइट वॉर्स. तो ये जो नोशन था ये भी
अंडर क्वेश्चन आ गया ड्यू इन पार्ट टू अमेरिकाज ऑफेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी और मिलिट्री पोस्चर अक्रॉस द ग्लोब। तो एक ऐसी डेवलपमेंट ये रही। फिर उसके बाद आगे अगर देख लें 2010 के बाद अगर देख लें तो डेमोक्रेसी अंडर रिसेशन है। डेमोक्रेटिक प्रोपगेशन का जो एक प्रोसेस और एक जो रोल यूनाइटेड स्टेट्स प्ले कर रहा है या करता रहा है हिस्टोरिकली, उससे यूनाइटेड स्टेट्स ने बैक स्टेप किया, जिसकी वजह से दुनिया भर में डेमोक्रेसी का जो एक प्रेजेंस है, डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल जो फिलॉसफी की जो एग्जिस्टेंस है डेमोक्रेसी की, वो अंडर क्वेश्चन है। तो उसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं कि राइज ऑफ रिएक्शनरी इंटरनेशनलिस्ट अटैचिंग स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव बेनिफिट्स। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स चूंकि बीइंग द ग्लोबल पोलिसमैन और हेजमन, उसने अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया है टू द डेट्रीमेंट ऑफ कलेक्टिव बेनिफिट्स और कलेक्टिव गोल्स, जिसकी वजह से दुनिया में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, चाहे वो मेजर हों या माइनर हों, वो अब एक अनसर्टन सिचुएशन का सामना कर रहे हैं कि कैसे इस टेस्टिंग टाइम्स में अपने सर्वाइवल एंड अपने इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर किया जाए। तो इस बात को लेके वो बड़े ही परेशान हैं। डेवलपमेंट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर जो है वो रिसीड कर रहा है। इमर्जेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस। अब आप लोगों को पता है ट्राइलेटरल कोल्ड वॉर पर बात हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ है तो दूसरी तरफ चाइना एंड रशिया है, जो कि आपस में एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी में लॉक्ड हैं। तो ऐसे मेजर पावर्स के बीच में जब रियल पॉलिटिक और स्ट्रेटजिक रिफ्ट आए तो उस केस में जो माइनर नेशंस हैं और जो सिस्टम के अंदर जो सब नेशंस हैं या सब सिस्टम्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो जिसकी वजह से जो प्रायोरिटी एरियाज है वहाँ से अटेंशन एंड एनर्जीज डाइवर्ट होती हैं मेजर पावर्स की। एक ये डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है। थर्ड जो डेवलपमेंट या वाटरशेड इवेंट है जिसकी वजह से ऑर्डर का जो कोलैप्स है वो विजिबल होता है, वो है मैच्योरिंग स्टैटिक राइवलरी। अब तो आप लोगों को पता है जब मेजर पावर्स के बीच में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए या अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग को मेंटेन रखने के लिए एक कोलिजन और एक कन्फ्लिक्ट हो या एक कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो उसकी वजह से जो इशू एरियाज हैं, स्पेसिफिकली टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, इस्लामोफोबिया एंड सो फोर्थ, ऐसे जो इश्यूज हैं वो साइड लाइन हो जाते हैं। तो जब इश्यूज जो मेजर इश्यूज हैं या जो प्रायोरिटी इश्यूज है वो साइड लाइन हो तो एक वहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर लाइक लॉलेसनेस टाइप सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पर ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्ट्रेटेजिक राइवलरी बिटवीन मेजर पावर्स की वजह से भी जो ऑर्डर है लिबरल मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर, उसकी एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस कम हो रही है। फोर्थ जो डेवलपमेंट इसमें आप काउंट कर सकते हैं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज एंड प्रोएक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटजीज ड्रैगिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियर डूम्सडे। अब आप लोगों को पता है यूनाइटेड स्टेट्स की बात हमने पहले की है। 2015 ऑनवर्ड्स 14 ऑनवर्ड्स अगर देख लें तो रशिया ने जिस तरीके से क्राइमिया एंड यूक्रेन एंड जॉर्जिया पर अटैक किया, 2022 में जैसे उसने रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया एंड सो फोर्थ। सिमिलरली इसराइल की जो पॉलिसीज हैं या मिलिट्री जो पोस्चर है मिडल ईस्ट में, उससे भी हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऑर्डर इन प्लेस होता उसकी प्रेजेंस की वजह से ऐसे वॉर्स हमें देखने को न मिलते। नेक्स्ट जो एरिया है जिसके थ्रू हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यस ऑर्डर जो है ना वो कोलैप्स कर रहा है, वो है टेक एंड ट्रेड कर्टन सेटिंग द स्टेज फॉर अ डिवाइडेड वर्ल्ड की यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बीच में जो चल रहा है उसकी वजह से भी दुनिया एक पोलराइज स्टेज पर या सर्कमस्टांसेस का शिकार है। फिर नेक्स्ट डेमोक्रेटिक रिसेशन, आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी चूँकि वन ऑफ द लिबरल नॉर्म्स में से एक नॉर्म है, अगर ये रिसीड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो नैरेटिव है या वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो एक नैरेटिव था कि अगर डेवलपिंग नेशन ने प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट को विटनेस करना है, तो दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जबकि अब ऐसा नहीं है। कंट्रीज रिवर्ट कर रही है फ्रॉम डेमोक्रेसी। कंट्रीज जो है ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अल्टरनेटिव मॉडल्स की तरफ देख रही हैं लाइक बीजिंग कंसेंसस, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जिस ऑर्डर को यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रीच एंड इम्प्लीमेंट किया था, अब उसकी जो डिमांड है और उसकी तरफ जो बाकी नेशंस की प्रोक्लिविटी है वो कम हो रही है। फाइनली जो इसमें आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं ऑर्डर के डिक्लाइन में, वो डिटीरियोरेटिंग स्कोप एंड सब्सटेंस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अनरिजोल्व पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स लाइक पैलेस्टाइन कश्मीर इशू है, उसके बाद ताइवान है, यूक्रेन इशू एंड सो फोर्थ। ये सर्टन ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिनकी बेस पे ग्लोबल जो ऑथर्स हैं या नोटेबल जो फिगर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि लिबरल जो ऑर्डर है
या जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है लेट बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न कंट्रीज वो अंडर रिसेशन है। अब आते हैं इस आर्टिकल की तरफ कि ऑथर क्या बात करते हैं इसमें। वो जो मेन पॉइंट्स और कंसेप्शंस है वो साथ साथ उनको आप लोगों को करेक्ट फॉर्म में मैं समझाऊँ। ये लिखते हैं द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज अटैक द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ड ऑन मल्टीलैटरल अलायंसेस लाइक नेटो, यूरोपियन यूनियन एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। इस सेंटेंस में जो आपने नोट बात करनी है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है। इस ऑर्डर को लिबरल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस ऑर्डर को ऑथर करने वाली, इस ऑर्डर को बिल्ड करने वाली जो कंट्री है उसकी जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक है, वो एक लिबरल सोसाइटी एंड लिबरल कंट्री है। तो चूंकि जिस ऑर्डर को जिस कंट्री ने बनाया है वो लिबरल कंट्री है तो इसकी वजह से इस ऑर्डर को कहा जाता है कि ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है। सेकंड जो टर्म समझने वाली है वो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो इंस्टीट्यूशंस थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया था ताकि इनके थ्रू इंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, वॉर एंड सो फोर्थ, ऐसे एरियाज को रेगुलेट एंड नेविगेट किया जाए। अब ब्रिटेन वुड्स में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक एंड सो फोर्थ, इनको हम कहते हैं दे आर ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। अब इन इंस्टीट्यूशंस की जो इफेक्टिवनेस है, इनकी जो इफिकेसी है, आप लोगों को पता है कि उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो टाइम के साथ साथ इरोड हो रही है, कम हो रही है, डिसफंक्शनल हो रहे हैं। सो आगे लिखते हैं, फॉर पाकिस्तान द चेंजेस हैव स्पाउंड चैलेंजेस व्हिच इंक्लूड डिमिनिश्ड क्लाइमेट फाइनेंस, decreased development aid, restructured ties with international financial institutions, and altered trade paradigms. How can we respond? यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक स्टेट सेंट्रिक और इंसुलर पोस्टर उसने यूनाइटेड स्टेट्स अंडर डोनाल्ड ट्रम्प ने उसने एक्वायर कर रखा है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए जो कंसिक्वेंसेस एंड जो रेमिफिकेशंस हैं वो बड़े सीवियर हैं। आगे हम देखेंगे यूएस एड की बात इन्होंने की है कि कैसे यूएस एड को सस्पेंड करने की वजह से पाकिस्तान को सख्त मुश्किलात का सामना है। फिर आगे लिखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी ट्रीट्स अलायंसेस एंड वैल्यूज एज ट्रांजैक्शनल टूल्स। अब आप लोगों को पता है कि ट्रम्प एक ऐसा लीडर है जो बड़ा अनसर्टन है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी अनसर्टन एंड वॉलेटाइल है, और जो कि फ्रेंड्स एंड फोर्स को प्रॉपरली ऐसे ट्रेडिशनली जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ट्रीट नहीं करते। ट्रम्प अगर उनकी पॉलिसीज आजकल देख लें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना तकरीबन हर स्टेट पर जो जिसके साथ उनके रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक या ट्रेड रिलेशंस हैं, उन पर टैरिफ्स और सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स लिवाई कर रहा है। अगर आप कनाडा यूएस के बीच में देख लें तो वहाँ सैंक्शंस हैं, यूएस यूरोपियन यूनियन के बीच में देख लें तो वहाँ टैरिफ्स की बात है, चाइना एंड यूएस के बीच में ओबियसली आपको पता है वहाँ पर सैंक्शंस एंड टैरिफ्स ही की बात है एंड सो फोर्थ। फिर आगे लिखते हैं, दिस हैज यानी यहाँ से है, this has emerged as a serious challenge for Pakistan, particularly in planning long-term resilience and development strategies. The unpredictability threatens our economic stability and capacity to cope with climate risks and shocks. अब चूंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने फर्स्ट जो उसका टर्म था यानी फर्स्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा था कि क्लाइमेट चेंज इज़ नथिंग बट अ मिथ। यानी उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन, ग्लोबल वार्मिंग को ट्रम्प ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। ट्रम्प का मानना यह है कि कंट्रीज अगर डेवलपमेंट का जो फिनोमिनन है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दे हैव टू रिलाई ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और सोर्सेज। वो चाहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके थ्रू ही डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प का मानना यह है कि चूँकि इस इरा में एक कंपेटिटिवनेस लाइक सिचुएशन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, तो इस वजह से ट्रम्प ये सोचते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज और सोर्सेज पर रिलाई नहीं करता यूनाइटेड स्टेट्स, तो उस केस में वो चाइना के साथ compete नहीं कर सकता। यूएस की जो इकॉनमी का जो व्हील है वो तब तक प्रोसेस और ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक वो फॉसिल फ्यूल्स पर रिलाई नहीं करते और फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से ट्रम्प ने कैटेगोरिकली क्लाइमेट चेंज एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उससे विड्रॉ किया है। तो उस विड्रॉल की वजह से पाकिस्तान एंड बाकी जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको जो ग्रीन डेवलपमेंट और ग्रीन क्लाइमेट फंड मिलना था, अब पाकिस्तान अंडर थ्रेट है कि पाकिस्तान को शायद ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से वो जो क्लीन एंड ग्रीन फंड मिलना था या पाकिस्तान का शेयर वहाँ पर पाकिस्तान को मिलना था, अब शायद पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। फिर आगे है,
The US withdrawal from Paris Agreement has added to existing funding gaps in global climate finance. अब चूंकि पता है यूनाइटेड स्टेट्स इफेक्टिव और एक नोटेबल कंट्रीब्यूटर रहा है इस तरह के इनिशिएटिव्स में, तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अगर विड्रॉ किया है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए अब फंडिंग का एक ग्रेटर सोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान अब वो चैलेंजेस का शिकार हैं। फिर आगे लिखते हैं द ग्रीन क्लाइमेट फंड विल नाउ फेस एन एडिशनल 2 बिलियन शॉर्टफॉल। अब इसको आप लिंक करें यूनाइटेड स्टेट्स का जो विड्रॉल है फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, उस विड्रॉल की जो रेमिफिकेशन है इमीडिएट वो ये है कि ग्रीन फंड जो है वो अब शॉर्टफॉल का सामना करेगा जो कि अमाउंट करता है $2 बिलियन। फिर आगे वाइल द फंड यहाँ से फॉर रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट एंड डैमेज टू हैज़ बीन अंडरमाइंड थ्रेटनिंग सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज। अब आपको पता है जर्मन ग्रीन वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज है। तो अब ग्रीन जो फंड है अगर वो शॉर्टफॉल का शिकार है अगर होता है तो उस केस में पाकिस्तान को जो फंड से जो असिस्टेंस और जो सपोर्ट मिलनी है या मिलनी थी अब पाकिस्तान को नहीं मिल सकेगी। फिर लिखते हैं आगे पाकिस्तान vulnerability has reached critical levels. The annual cost of essential adaptation measures exceeds $9 billion, while mitigation efforts to transition from fossil fuels to renewable energy require an additional 5 to 8 billion annually. पाकिस्तान की प्रोफाइल के बारे में बात करें कि एडेप्टेबिलिटी एंड एडेप्टेशन के लिए पाकिस्तान को जिस अमाउंट में जिस स्केल में पाकिस्तान को फंड्स चाहिए थे अब उनका साइज 9 बिलियन से एक्सीड कर गया है। सिमिलरली मिटिगेशन के लिए जो पाकिस्तान को जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी टू कन्वर्ट आर टू शिफ्ट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, उसके लिए जो हमें जो टोटल अमाउंट चाहिए थी वो अब 5 to 8 बिलियन से भी क्रॉस कर गई है। फिर आगे लिखते हैं फॉरेन असिस्टेंस रिडक्शन इम्पैक्ट्स। अब इसमें इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। यूएस फॉरेन एड पॉलिसीज हैव शिफ्टेड। आपने पढ़ा है रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने सस्पेंड किया है यूएस एड को। यूएस एड इज़ फुल फॉर्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसको सस्पेंड किया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ऑथर लिखते हैं यूएस फॉरेन एड पॉलिसीज हैव शिफ्टेड प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओवर ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एम्स। अब चूंकि आपको पता है कि जो न्यू कोल्ड वॉर है बिटवीन चाइना एंड यूएस, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बात को कैटेगोरिकली मेंशन किया है या डिसाइड किया है कि दे आर नो लॉन्गर ग्लोबल पॉलिसमैन, और वो अब ऐसी पॉलिसीज़ को प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज करेंगे जिनके थ्रू वो चाइना के साथ compete करेंगे। यानी यूनाइटेड स्टेट्स अब अपने आप को ग्लोबल कॉज के लिए अपनी जो सर्विसेज हैं वो ऑफर नहीं करेगा, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना कोशिश उसकी ये है कि अपने आप को अपने ऊपर काम करें, उसकी जो डिटीरियोरेटिंग जो सिचुएशन है डोमेस्टिक उस पर काम करे ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट अगेन बनाया जाए, जैसे कि ट्रम्प का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप लोगों को पता है। फिर आगे लिखते हैं द टर्मिनेशन ऑफ यूएस एड फंडिंग हैज़ हॉल्टेड 39 क्रिटिकल प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। अब चूंकि हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस एड को सस्पेंड किया है जिसकी वजह से, और पाकिस्तान वन ऑफ द बेनिफिशरीज में था, तो इस सस्पेंशन की वजह से पाकिस्तान को फर्दर चैलेंजेस का सामना है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बाय द वे इस यूएस एड प्रोग्राम को 1961 में इसको अनाउंस किया था, इसको स्टार्ट किया था ताकि इस प्रोग्राम के थ्रू जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशन के लिए काम किया जा सके। तो इसकी सस्पेंशन की वजह से पाकिस्तान में जो 39 क्रिटिकल प्रोग्राम्स थे, जिनमें सर्टन ये हैं केपी में वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इस एड के थ्रू वहाँ पर ऑपरेट कर रहा था या इस पर काम हो रहा था। मोहम्मद जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा था, फाइनेंस बाय यूएस एड। फिर आगे एजुकेशन रेजिलियंस एक्टिविटी प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था, अगेन फाइनेंस बाय यूएस एड एंड सो फोर्थ। तो ये वो सर्टन ऐसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में 39 टोटल प्रोजेक्ट्स थे, जो कि लिस्ट लेंथी है, तो इस वजह से ये वो नोटेबल प्रोजेक्ट्स थे जो कि अब हॉल्ट हो गए हैं ड्यू इन पार्ट टू सस्पेंशन ऑफ यूएस एड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आगे लिखते हैं रिजल्टिंग इन एन एस्टिमेटेड कट ऑफ 845 बिलियन इन कमिटमेंट्स अक्रॉस हेल्थ। अब ये जो एरियाज हैं या सेक्टर्स हैं जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो यूएस एड है वो फाइनेंस कर रहा था, उनमें हेल्थ है, एजुकेशन है, गवर्नेंस है, एनर्जी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज।
thus adversely impacting the climate adaptation landscape. क्योंकि इस प्रोग्राम की सस्पेंशन की वजह से पाकिस्तान एंड बाकी जो बेनिफिशियरी कंट्रीज थे अब उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान वनरेबल है टू क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान इनसिक्योरिटी का शिकार है इन टर्म्स ऑफ फूड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो अब चूंकि इस एड की सस्पेंशन की वजह से जो एरियाज थे अंडर वे थे, अंडर जो ना डेवलपमेंट थे, अब वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए। तो पाकिस्तान की जो मिजरीज हैं या पाकिस्तान की जो हार्डशिप्स हैं वो अब डबल डाउन हो गई हैं। फिर आगे लिखते हैं सेसेशन। सेसेशन का मतलब बंद करना, सस्पेंड करना, टू ब्रिंग टू होल्ड और स्टैंड स्टिल कर जाना, इसका मतलब ये है The cessation of US aid supported immunization programs threatens a health emergency. US aid previously co-founded campaigns against polio, tuberculosis, hepatitis and measles. अब पाकिस्तान में सर्टन ऐसे डिजीज़ हैं लाइक पोलियो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही शायद वो कंट्रीज है जहाँ पर पोलियो लाइक सिचुएशन या पोलियो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस फंड की जो सस्पेंशन है उससे पाकिस्तान की ओवरऑल जो डिफ़िकल्टीज हैं उनका लेवल आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि The halt in यहाँ से आगे The halt in support threatens public health programs and can cause a resurgence in polio numbers. Self-explanatory है। It has already led to thousands of healthcare workers, educators and development professionals losing jobs and undermining organizational capacity across provinces. ये भी self-explanatory एक statement है। फिर आगे climate related public health initiatives addressing heat related waterborne and respiratory illness caused by extreme weather have also been hit hard. अब इस सस्पेंशन की वजह से जो कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को सामना है उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन पर बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एन एलैबोरेट पॉलिसी ब्लूप्रिंट mandate for leadership, the conservative promise known as Project 2025। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन से पहले इस प्रोजेक्ट पर और इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया था, जिसके थ्रू उसने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स कमिंग ईयर्स में फॉरेन जो मिशंस हैं या फॉरेन जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशन है, ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं, उन पर काम करने की जगह यूनाइटेड स्टेट्स अपने ऊपर जो है ना वो फोकस करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है विद चाइना उसको प्रायोरिटाइज करेगा ओवर इशूज ऑफ ग्लोबल नेचर्स। तो इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोजेक्ट 2025। इस आर्टिकल में ऑथर लिखते हैं नोन एज प्रोजेक्ट 2025 is a 920-page playbook prepared for Trump's second term. The administration's skepticism regarding IFIs stands for International Financial Institutions, threatens the operational stability of the World Bank and others. अब चूंकि ऊपर हम बात कर चुके हैं जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे उनमें से एक वर्ल्ड बैंक है and others. Project 2025 calls for a US withdrawal from World Bank. अब इस प्रोजेक्ट के तहत यानी 2025 का जो प्रोजेक्ट है इन सिंपल इसको आप कह लें ट्रम्प का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें जो एक नोटेबल उसमें पॉइंट था वो प्रोजेक्ट 2025 है जिसमें मेंशन किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विड्रॉइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक and so forth. Meanwhile, pushing for reduced US financial contributions but retaining veto power. वीटो पावर आप लोगों को पता ही है कि ऐसा एक कार्ड है या एक ऐसी एक पावर है जो कि अवेलेबल है टू द कंट्री जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो अपने उस वीटो और उस वोट के थ्रू इश्यूज को नॉन इश्यूज को इश्यूज बना सकते हैं। सिंपल उस पावर को हम कहते हैं वीटो पावर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको हम वीटो पावर्स कहते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, रशिया है, यूके एंड फ्रांस है। फिर आगे है द क्रिटिक ऑफ वर्ल्ड बैंक्स क्लाइमेट फाइनेंस फोकस कॉन्फ्लिक्ट्स with its commitment to allocate 45% of projected commitments to Paris Agreement compliant lending। अब जिस चीज़ की वजह से या जिस कॉस्ट की वजह से ट्रंप वर्ल्ड बैंक से भी विड्रॉ करना चाहते हैं उसमें वर्ल्ड बैंक की ये प्रायोरिटी है टू allocate 45% ऑफ द प्रोजेक्टेड कमिटमेंट्स टू पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो जिसकी वजह से ट्रंप अब ये चाहता है कि वो उसकी कंट्री जो है वो वर्ल्ड बैंक से भी विड्रॉ करे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है द वर्ल्ड बैंक्स apparent reluctance to fund Pakistan's RA transition because of country's inability to deliver on sectoral reforms reflects a global shift towards fossil fuels or fossil fuel friendly projects aligning with Trump's energy agenda।
चूँकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है कि ट्रम्प का मानना ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स या जो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, उसने अगर फ्लरिश करना है और उसके थ्रू डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, तो दे हैव टू रिलाई ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दे हैव टू यूज़ एक्सेसिवली फॉसिल फ्यूल्स, ताकि उन फ्यूल्स के थ्रू फ्यूल किया जाए डेवलपमेंट के व्हील को। फिर आगे है The withdrawal of $500 million Pakistan program for affordable and clean energy exemplifies this shift। यानी ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं और उन पॉलिसीज़ की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब उनकी भी पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। फिर आगे कंकरेंटली द वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर आर्म इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन has directed $3.7 billion annually to fossil fuels through opaque trade finance mechanisms, ostensibly diluting its Paris Agreement commitments। यानी चूंकि वो अब बाउंड हैं इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो उस लाइन को फॉलो करें जो कि उनको दिया जाता है या डिक्टेट किया जाता है, और डिक्टेट होते हैं वो फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब वर्ल्ड बैंक ने भी उन प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करना शुरू किया है जो कि बेस करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें अब इन्होंने बताया कि 3.7 बिलियन एनुअली इनटू फॉसिल फ्यूल्स थ्रू ओपेक ट्रेड फाइनेंस। सो ऐसे ट्रम्प के आने की वजह से जो ग्लोबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बिहेवियर, उनकी प्रायोरिटी एरियाज एंड प्रैक्टिसेस भी चेंज हो गई हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, पाकिस्तान these changes threaten ongoing energy, agriculture and food resilience projects under World Bank's 10-year country partnership framework, जो कि बेस करता है या जो कि स्टार्ट होता है 2025 से और टिल 2035, committing $20 billion to addressing critical challenges including climate resilience and energy decarbonization। चूँकि ओबियस है कि पाकिस्तान एंड बाकी वो तमाम कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े परेशान है, अब उनकी जो ये मिजरी है या जो चैलेंज है, इसमें अब किसी और कंट्री ने पाकिस्तान एंड बाकी जो क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट नहीं करना। और ट्रम्प की वजह से जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब वो भी हेजिटेशन का शिकार हैं कि क्या उन्होंने सपोर्ट करना है कि नहीं। ग्रीन डेवलपमेंट को, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को प्रायोरिटाइज करने के लिए क्या वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं, वो अब सस्पिशन का शिकार हैं। फिर आगे कहते हैं, पाकिस्तान फेसेस 2.5 बिलियन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप अकॉर्डिंग टू IMF एस्टिमेट्स। अब पाकिस्तान को जो गैप का सामना है या जो फिजिकल पाकिस्तान की जो डेफिसिट पाकिस्तान फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट इशू, उसमें उसका जो वॉल्यूम है वो $2.5 बिलियन है। नेक्स्ट है, रिड्यूस आउटसाइड सपोर्ट वुड वाइडन दिस गैप। प्रोजेक्ट 2025 फेवर्स IMF and IFC portfolios of fiscal discipline and private sector engagement compared to the World Bank's development portfolio, women around equity, inclusion and diversity। यहाँ पर इन्होंने दो इंस्टीट्यूशंस की कंपैरिजन की है कि कैसे वर्ल्ड बैंक का क्या मैकेनिज्म है लैंडिंग का और IMF का क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेटो मिलिट्री स्पेंडिंग इफेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट फाइनेंस। अब यहाँ पर नेटो की बात वो कर रहे हैं कि कैसे नेटो जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने नेटो को भी एक थ्रेट और एक चैलेंज का सामना और शिकार उसने किया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन सिक्योरिटी विदाउट रिलाइंग ऑन द असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज नोटेबली जर्मनी एंड फ्रांस जो है ना वो रीमिलिटराइज कर रही हैं, और वो उन्होंने प्रॉमिस किया है टू अपटिक देयर डिफेंस स्पेंडिंग। तो यहाँ पर इसी तरफ बात है, डेवलप्ड कंट्रीज हैव हिस्टोरिकली रेजिस्टेड बाइंडिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू सपोर्ट developing nations under the Rio principle of common but differentiated responsibilities. Climate finance has consistently been a fraction of defense budgets, with funding stagnating, particularly stagnant means to stand still करना, कम हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना, particularly after 2014 when NATO members were pressured to increase defense spending to 2% of GDP। अब ये बात आथर कर रहे 2014 की, तो अब इस टाइम करंट जो सिचुएशन है, रिसेंटली ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से भी यूरोपियन कंट्रीज अपने डिफेंस सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और हैवली स्पेंड कर रहे हैं वो, और हैवली अपना जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या जो एलोकेशन है रिसोर्स को एलोकेट करें टू मॉडर्नाइज देयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब वो ऐसी उनकी पॉलिसीज़ होंगे तो फिर जो उनकी रेडीनेस है या विलिंगनेस है टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स वो कम होगी, या वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो
जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स अराउंड द ग्लोब हैं, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में, उनको फाइनेंस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, दिस शिफ्ट डाइवर्टेड, यहाँ से सेकंड लास्ट लाइन, diverted resources from climate resilience funding, creating a stark contrast between climate finance shortfalls and rapid mobilization of security policies. Self-explanatory है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला को ऑफर नहीं करता तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और साथ उनसे ये डिमांड किया जाता है कि अब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन, तो उस केस में उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, या उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता बट टू इंश्योरिंग देयर सिक्योरिटी बाय मॉडर्नाइजिंग देयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर। तो जिसकी वजह से अब उनकी एनर्जी एंड अटेंशन डाइवर्ट है, सो दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू फाइनेंस क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यूरोपियन कंट्रीज फेस डिफिकल्ट बजटरी ट्रेड ऑफ्स। आज ही मैं पढ़ा था कि यूनाइटेड यूके की जो इकॉनमी है वो उसकी अच्छी कंडीशन नहीं है, स्पेशली बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी भी इकॉनमिक जो ग्रोथ है या जिस मैनर में ग्रो कर रही है अच्छी नहीं है। फिर आगे है, यूरोपियन कंट्रीज फेस डिफिकल्ट बजटरी ट्रेड ऑफ्स एग्जाम्प्लीफाइड बाय जर्मनीज 100 बिलियन यूरोस स्पेशल डिफेंस फंड वाइल रिड्यूसिंग डेवलपमेंट एड बाय 4.8%। अब ये जो स्टेटमेंट है, इससे स्टेटिस्टिकल डेटा है, इससे हमें पता चल जाता है कि कैसे जर्मनी जो है वो अपने जो उसकी स्पेंडिंग है उसको डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स डिफेंस एंड अवे फ्रॉम डेवलपमेंट एड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें, the UK has cut official development assistance from 0.7% to 3% of gross GNI, gross national income by 2027। यानी अब यहाँ पे स्टेटिस्टिकल डेटा के थ्रू उन कंसिक्वेंसेस की बात हो रही है जो कि सामने आ रहे हैं ड्यू इन पार्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट है, the lowest contribution since 1999. As one of the largest recipients of bilateral British aid, Pakistan is bound to face steep cuts. क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो रिलाई करता रहा है यूके पर भी, तो इस तरह की सिचुएशन की वजह से या ऐसी डेवलपमेंट की वजह से पाकिस्तान को भी अब चैलेंजेस का सामना होगा। These reductions directly correlate with military spending increases, creating guns versus butter dilemma in European fiscal policy. यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज़ ही हैं जिनकी वजह से ये सारे डेवलपमेंट्स आ रही है, सारी जो वेरिएशंस आ रही हैं। अब देखें कैसे एक कंट्री में चेंज की वजह से, एक कंट्री के बिहेवियर में वेरिएशन की वजह से बाकी सारे जो कंट्रीज हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। तो ऐसे ही फिनोमिनन को हम इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, फॉर एवरी यूरो इंक्रीज इन नेटो मिलिट्री स्पेंडिंग, डेवलपमेंट असिस्टेंस डिक्रीजेस बाय सम 0.25 to 0.39 यूरोस। यानी यहाँ पर अगर वो बात करें कि अगर नेटो की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो बढ़ जाती है, उस केस में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डेवलपमेंट वो कम हो जाती है। NATO's collective defense spending has increased by over 350 billion since 2016, while climate finance commitments have been static. These domestic reductions weaken European support for developing countries and diminish European leadership in international climate negotiations. यानी यूरोपियन कंट्रीज़ अब इस बात पर मजबूर है कि वो अपनी डिफेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम को मॉडर्नाइज करें और उनका जो रिलायंस है ऑन यूनाइटेड स्टेट्स उनको कम करें। अगर रिलायंस कम करना है तो दे हैव टू स्पेंड ग्रेटली ऑन देयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर डिफेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं तो डेवलपमेंट विद इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट और विदाउट यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर उनकी अटेंशन एंड एनर्जी अब ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी। Next, for Pakistan, this means reduction in annual development assistance across education, healthcare, and infrastructure. Its farm sector, farming की बात, contributing to 24% to GDP. अब ये बात आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो GDP में उसका जो रोल है वो 24% है, and employing 40% of labor force. Again, statistical information इसको आप नोट कर लें. Faces greater vulnerability as European climate finance diminishes. अगेन यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में वो लिंक करते हैं कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ का जो स्पेंडिंग में जो शिफ्ट आया है, स्पेंडिंग जो उनका मैकेनिज़्म में चेंजिंग आई है, उस मैकेनिज़्म की वजह से या उस चेंज की वजह से पाकिस्तान को किस तरह के कंसीक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा।
Next paragraph है Pakistan water sector capacity building project faces 40% reduction due to European budget constraints. Our energy transition relies heavily on international support, with Europe reducing RE commitments by nearly 120 million euros as defense spending takes precedence. अगेन यहाँ पर यूरोपियन जो डिफेंस स्पेंडिंग में जो इंक्रीमेंट आया है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो वाटर सेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स हैं वो भी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं. Next, this affects Pakistan's plans to install new solar, wind and hydro capacity by 2030. पाकिस्तान ने अपने जो न्यू वाटर पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान ने 2023 में प्रॉमिस किया था कि बाय द एंड ऑफ 2030 पाकिस्तान जो है स्कोप में एनर्जी जो मिक्स है हमारा वो बेस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर बेस करेगा. यानी पाकिस्तान ने उस डॉक्यूमेंट के थ्रू इस बात पर फोकस किया था कि पाकिस्तान 2030 तक जो एनर्जी हमारी मिक्स है वो बेस करेगी 70% उसका वॉल्यूम बेस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर. लेकिन चूंकि अब हमें जो फंडिंग चाहिए एक्सटर्नल जो असिस्टेंस चाहिए अगर वो नहीं मिलती तो उस केस में हमारा ये जो टारगेट है वो हमारा पूरा नहीं होगा. नेक्स्ट है यूरोपियन डेवलपमेंट एजेंसीज इंक्रीजिंगली टारगेट रिड्यूस budgets towards countries and regions of strategic importance rather than greatest needs, resulting in declining assistance to Pakistan. अब चूंकि पता है कि यूरोपियन नेशंस बीइंग allies of ट्रेडिशनल allies of US इस बात पर मजबूर हैं कि उन एरियाज़ को हिट करें या उन एरियाज़ की तरफ अपनी अटेंशन एंड एनर्जी डाइवर्ट करें जो कि उनके allies हैं या जो कि उनके लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं. अब अगर पाकिस्तान की बात करें साथ इंडिया की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स हो या उसके यूरोपियन अलाइंस हों वो इस बात पर फोकस करेंगे कि वो इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि न्यू जो कोल्ड वॉर है उसमें पाकिस्तान उनकी स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है यूरोपियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंटरेस्ट है रीजन में इंटरेस्ट टू कंटेन एंड कन्फ्रंट चाइना पाकिस्तान है सच कोई ख़ास रोल प्ले नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक नेचर का है. तो इस वजह से अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं क्लाइमेट फाइनेंस की अगर बात करें तो उस केस में यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन नेशंस की कोशिश ये होगी कि उन कंट्रीज़ को असिस्ट करें जो कि उनके लिए स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखते हैं. तो इस वजह से भी पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना होगा. सेकेंड लास्ट में पैराग्राफ इन ऑल वाइल US aid has turned off the tape of bilateral assistance, the World Bank's pipeline may get adulterated if not choked, and financial flows from EU and UK are likely to become smaller, selective and stringent. Stringent का मतलब hard. How can Pakistan cope with the emergent new world order? There is no credible alternative except to look inward and undertake reforms that help increase productivity, create green jobs, and investments in local level climate resilience. The most important lesson for Pakistan is to learn how to get more from less. यानी यहाँ पर solution बताते हैं कि क्या है way out. पाकिस्तान चूँकि has been relying heavily on external assistance, तो external assistance और उससे जो concomitant जो borrow growth है वो एक रिलायबल सोर्स नहीं है. तो पाकिस्तान को चाहिए कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको जुडिशियसली यूटिलाइज करें द फॉर्म ऑफ इट्स यूथफुल जो डायनेमिज्म है अनटेप रिसोर्सेस है. पाकिस्तान शुड मोबिलाइज दो रिसोर्सेस ताकि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो टाइमली एड्रेस हो सकें. So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.